जिसकी हाइड्रोलिसिस से 2 प्रोडक्ट मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसकी हाइड्रोलिसिस से 3 मिलेंगे उसे ट्राइसेक्राइड, और मोर देन 2 मिलेंगे सारे के सारे किसमें चले जाएंगे? ओलिगोसेक्राइड्स में। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड इसमें क्या होगा? इसमें बहुत सारी मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़ी होंगी बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, उसे कहते हैं पॉलीसेक्राइड। ठीक है, दे आर मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। दे आर मतलब जनरली कैसे हैं ये? कार्बोहाइड्रेटिक होते हैं नेचर में। दे मेनली एक्ट एज ए फूड स्टोरेज। पेपर में यही क्वेश्चन आया हुआ है, करेक्ट द स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा। फूड स्टोरेज की तरह कौन काम करते हैं? दे मेनली एक्ट एज ए फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल। कौन काम करेंगे फूड स्टोरेज की तरह? पॉलीसेक्राइड। फूड स्टोरेज की तरह कौन काम करते हैं? पॉलीसेक्राइड। किसकी तरह काम करते हैं? फूड स्टोरेज की तरह। स्टार्च, इसमें सबसे पहले पढ़ना है स्टार्च, दूसरा पढ़ना है सेल्यूलोज, तीसरा पढ़ना है ग्लाइकोजन। पहला क्या पढ़ना है? स्टार्च, दूसरा क्या पढ़ना है? सेल्यूलोज, तीसरा क्या पढ़ना है? ग्लाइकोजन। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स ऑफ प्लांट। प्लांट का मतलब स्टार्च जो है स्टोरेज कहाँ इसकी स्टोरेज है? प्लांट्स में। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ये। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च कहाँ पे मिलता है? सीरियल्स में, रूट्स में, ट्यूबर्स में, और कुछ वेजिटेबल्स में मिलता है। ये क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्च किसका मेन स्टोरेज है? पॉलीसेक्राइड का। मिलता कहाँ पे है? प्लांट्स में। ह्यूमन बींग्स के लिए डाइटरी सोर्स है। सीरियल्स में, रूट्स में, ट्यूबर्स में और वेजिटेबल्स में मिलेगा। इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। अब देखो स्टार्च में सारे के सारे पॉलीमर्स किसके हैं? अल्फा ग्लूकोज के। किसके हैं? अल्फा ग्लूकोज के। ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। किससे बना हुआ है ये? 2 कंपोनेंट से। कौन कौन सा? अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। कौन कौन सा? अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज क्या है? वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है जिसमें 15 से 20% स्टार्च है। अमाइलोज में क्या है? 50। ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस टॉपिक में से, करेक्ट द स्टेटमेंट ये क्वेश्चन आ रखा है और एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। माइलोज एक वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है, इसमें 15 से 20% स्टार्च होता है। केमिकली अमाइलोज में लॉन्ग अनब्रांच चेन होती है, 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जुड़ी हुई है C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। किससे जुड़ी हुई है? C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से सारे के सारे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जुड़ी हुई है। अमाइलोपेक्टिन वाटर इंसोल्यूबल है, कॉन्स्टिट्यूट 80 to 85% ऑफ स्टार्च। अमाइलोपेक्टिन में कितना स्टार्च है? 80 to 85%। और अमाइलोज में कितना है? 15 से 20%। अमाइलोज वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट था, अमाइलोपेक्टिन कैसा है? वाटर इनसोल्यूबल कंपोनेंट है। समझ में आई? उसमें 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जुड़ी हुई है, इसमें बहुत सारी जुड़ी हुई है। ब्रांच है वो लीनियर था, ये ब्रांच है। उसमें सिर्फ C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी। देख लो नीचे अमाइलोज में सारे के सारे ग्लूकोज के यूनिट जुड़े हुए हैं। सारे ग्लूकोज कैसे जुड़े हुए हैं? C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। और अमाइलोपेक्टिन में देखो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, C1C4 के साथ साथ C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी है। C1C4 के साथ साथ कौन सी है? C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी है। क्लियर हो गया? सेल्यूलोज किसे बोलते हैं? सेल्यूलोज अकर एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स। कहाँ पे मिलता है? प्लांट्स में। इट इज ए मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इट इज अ प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल इट इज अ प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल का। सेल्यूलोज इज अ स्ट्रेट पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ ओनली बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। पोली इसमें क्या है? सेल्यूलोज में सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं जो कि C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी है। अब देखो यही चीजें ध्यान रखनी है। अब मैं अगर आपसे सुनूंगी तो आपको ऐसे ऐसे सुनाना है। देखो स्टार्च था, स्टार्च में स्टार्च एक डाइटरी सोर्स है ह्यूमन बींग्स का। स्टार्च में 2 होता है, अमाइलोज होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोज वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है, 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जुड़ी हुई है बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट। ठीक है, पूरा ऐसे ही बोलोगे, समझ में आ गई? फिर अमाइलोपेक्टिन बोलोगे, अमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसोल्यूबल कंपोनेंट एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज साथ बाय साथ किसकी है? एंड साइड बाय साइड C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा डी ग्लूकोज जुड़े। समझ में आई? उसके बाद क्या है? सेल्यूलोज में क्या है?
प्लांट से मिलता है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लांट किंगडम में है। प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल वॉल का। सेल्यूलोज में स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड यूनिट है जो कि सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से आपस में जुड़ी हुई है। सारी की सारी C1 C4 बीटा डी ग्लूकोज यूनिट जुड़ी हुई है। बीटा लिंकेज है, मतलब बीटा लिंकेज किस में है? सेल्यूलोज में। सेल्यूलोज में कैसी है? बीटा लिंकेज है। सेल्यूलोज में कैसी है? बीटा लिंकेज है। ठीक है। ग्लाइकोजन पढ़ोगे, ग्लाइकोजन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट बॉडी में स्टोर है, किसकी फॉर्म में है? ग्लाइकोजन की है। तो अमीनो एसिड आपके ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अमीनो एसिड यूजुअली कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलीन सॉलिड्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बिहेव लाइक सॉल्ट्स रादर देन सिंपल अमीनो एसिड। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये? सॉल्ट की फॉर्म में। दिस बिहेवियर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल। ये बिहेवियर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेम मॉलिक्यूल में बेस भी था, सेम मॉलिक्यूल में एसिड भी था, तो बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ज्विटर आयन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर गया। समझ में आया? In the aqueous solution, carboxylic acid group can lose a proton and amino group can accept a proton, giving rise to a dipolar ion known as Zwitter ion. वही बात लिख रखा है, बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करा, एसिड ने लूज करा, ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दिस इज न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है, क्यों है न्यूट्रल? क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, तो ना ही इसको एसिडिक बोलेंगे, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है क्योंकि प्लस और माइनस दोनों है इसमें। समझ में आ गई इतनी चीज? इन ज्विटर आयनिक फॉर्म अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर। एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं क्योंकि ये मतलब ज्विटर आयनिक फॉर्म में अमीनो एसिड एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी एसिड के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा और बेस के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा। समझ में आ गई? अब सुनो, अगर R की वैल्यू को H कर दूं मैं, R की वैल्यू को H कर दूं तो क्या हो जाएगा? HCHCOOH। और R की वैल्यू को H कर दूं तो टेबल में देखो इसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है? ग्लाइसिन। R की वैल्यू को H कर दो। अब जो कायरल कार्बन होते हैं ना, वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल कार्बन कैसे होते हैं? कायरल वाले कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब इसमें कायरल कार्बन है क्या? कायरल कार्बन ही नहीं है। तो कायरल कार्बन नहीं है तो ग्लाइसिन कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। क्वेश्चन आता है, यहाँ पढ़ो, देखो, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। बस ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड की एल कन्फिग्रेशन होती है। एल। अब मेरी बात सुनो, जैसे हम लोग कल ग्लूकोज में देख रहे थे ना, ये देखो ग्लूकोज में नहीं देख रहे थे? देख रहे थे ना? OH OH HOH देख रहे थे ना ये चीज, कि लास्ट वाले कायरल कार्बन पे OH राइट साइड होता है तो D, और लेफ्ट साइड होता है तो क्या बोल देंगे? L। पढ़ाया था ना ये? पढ़ाया था ना? तो सेम टू सेम अमीनो एसिड में भी कहानी है। अगर अमीनो एसिड का कोई स्ट्रक्चर है, उसमें NH2, OH की जगह अगर NH2 राइट साइड में है तो क्या लिख देंगे? D, और लेफ्ट साइड में NH2 है तो क्या लिख देंगे? L। पेपर में आते हैं, यही देखो लिखा पड़ा इस लाइन पे, most naturally occurring amino acids have L configuration. L amino acid are presented by writing NH2 group on the left hand side. ठीक है, समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब पढ़ेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन पढ़ाऊंगी 10 से 15 मिनट के बाद। पहले सारा ये रिवाइज करो जो अभी टॉपिक पढ़ाया है। प्रोटीन अलग टॉपिक है। पहले ये वाला टॉपिक, ये पॉलीसेकेराइड वाला टॉपिक, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सारा रिवाइज करो, बिठाओ दिमाग में बातें। फिर एक टॉपिक और पढ़ाऊंगी। चलो, और साथ साथ नोट डाउन भी कर लो अपने नोट्स में। आज यही काम करना है, एक टॉपिक और कराऊंगी। नोट डाउन करो इसको, नोट्स बनाओ, रीड करो, चीजें याद करो। चलो,
हो गया यहाँ तक? कुछ याद हो गया? कुछ पार्ट तो हो गया अमीनो एसिड में भी। चलो आ जाए एक बार बोलूँ। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर याद कर लेना, पॉइंट्स तो याद हो गए होंगे कुछ। सारे अमीनो एसिड कैसे होते हैं? ऑप्टिकली। लेकिन ग्लाइसिन कैसा होता है ऑप्टिकली? इनएक्टिव। इनएक्टिव। इधर देखो, प्रोटीन्स पे आ जाते हैं हम। प्रोटीन्स खोल लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पे आ जाओ। You have already read that proteins are the polymers of alpha amino acid. प्रोटीन किससे जुड़े होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड से, एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अगर दो अमीनो एसिड एक दूसरे से किससे जुड़े होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से। देखो साइड पे स्ट्रक्चर बना रखा है, दिख गया? एक ग्लाइसिन है और एक एलानिन है, दिख गया? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बना रखा है? ग्लाइसिन और एक एलानिन। क्या दिख रहा है तुम्हें? देखो ग्लाइसिन वाले का कार्बोक्सिलिक एसिड और एलानिन वाले का NH2 में से वाटर बाहर निकाल के CONH बॉन्ड बना दी। दिख गई सबको? दिख गई? ग्लाइसिन वाले का क्या निकाल दिया? OH। मतलब एक का कार्बोक्सिलिक एसिड में से और NH2 में से कार्बोक्सिलिक एसिड का OH चला गया, NH2 का H चला गया, वाटर बाहर निकल के क्या बन गई? CONH। और CONH बॉन्ड को कौन सी लिंकेज कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। कौन सी लिंकेज कहते हैं? और ये इसका नाम देखो, दिख रहा है? ग्लाइसिन एलानिन है, तो ग्लाइसिल एलानिन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रखा है? सिंबल GLYALA, ग्लाइसिन और एलानिन। कोई दिक्कत है बोलो यहाँ तक? ठीक है। तो आपस में CONH बॉन्ड को क्या, कौन से लिंकेज कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। तो केमिकली पेप्टाइड लिंकेज एक अमाइड होता है। पेप्टाइड का मतलब अमाइड है। हमारी केमिस्ट्री में तो हम CONH को क्या कहते हैं? अमाइड कहते हैं। तो हमारे लिए कौन सी लिंकेज हो गई? अमाइड। और बायो वाले क्या बोलते हैं इसको? पेप्टाइड। केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड फॉर्म बिटवीन कार्बोक्सिलिक और NH2 के लिए। केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए क्या हो गया? पेप्टाइड यानी अमाइड बॉन्ड है ये। ठीक है। Reaction between two molecules of similar or different amino acid proceeds through the combination of amino acid of one molecule with the carboxylic group of other, and this result in the elimination of water molecule and formation of peptide bond। मतलब क्या कह रहा है? दो अमीनो एसिड आपस में इस तरह से जुड़ेंगे कि एक का कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए एंड, और देखो एक का कार्बोक्सिलिक एसिड एंड होना चाहिए, दूसरे वाले का कौन सा एंड होना चाहिए? NH2, ताकि वो जुड़ के पानी एलिमिनेशन करके, वाटर एलिमिनेशन करके क्या बना देगा? CONH पेप्टाइड लिंकेज बना देगा। इस तरह से जुड़े होने चाहिए कि आपस में एक का कार्बोक्सिलिक एंड हो, दूसरे वाले अमीनो एसिड का NH2, और दोनों लिंक के क्या बना देंगे? पेप्टाइड लिंकेज बना देंगे। रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर amino acid proceed through the combination of amino acid of one molecule with the carboxylic group of other. This result in an elimination of water molecule and formation of peptide bond. The product of the reaction is dipeptide. Dipeptide कब बोलेंगे? Because it is made up of दो amino acid. अगर दो amino acid से मिलकर बना है तो उसे क्या बोलेंगे? Dipeptide. For example, when the carboxylic group of glycine combined with the amino group of alanine, ग्लाइसिन का क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एलेनिन का अमीनो ग्रुप जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे? दो एसिड जुड़ते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड। क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड। तो नाम क्या है? ग्लाइसिल एलानिन हो गया। समझ में आ गया इतनी बात? इफ थर्ड अमीनो एसिड इफ कंबाइंड टू द डाइपेप्टाइड, प्रोडक्ट इज कॉल्ड ट्राइपेप्टाइड। दो अमीनो एसिड के साथ तीसरा अमीनो एसिड आके जुड़ गया तो उसे क्या कहेंगे? ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड में अब देख मेरी बात सुनो, ट्राइपेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड है? 3। लिंकेज कितनी होंगी? पेप्टाइड 2। समझ गए ना? अमीनो एसिड 3 है तो बॉन्ड तो बीच में अमाइड की 2 बनेगी ना।
समझ गए? तो बताओ टेट्रापेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड हैं? 4। लिंकेज कितनी होगी? 3। ठीक है, तो सिमिलरली 4, 5, 6 अमीनो एसिड आर लिंक्ड respectively. Products are tetrapeptide, pentapeptide and hexapeptide. When the number of such amino acids are more than 10, अगर 10 से ज्यादा अमीनो एसिड जुड़े होंगे तो उसको पॉलीपेप्टाइड बोल देंगे। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड विद 100 मोर देन 100 अमीनो एसिड अगर जुड़े होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास 1 लाख से भी ऊपर चला जाएगा, बेसिकली वो प्रोटीन्स हैं। क्या है वो? प्रोटीन्स। तो हाउ एवर डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के बीच में डिस्टिंक्शन शार्प नहीं है। पॉलीपेप्टाइड बेसिकली विद फ्यूअर अमीनो एसिड को प्रोटीन कह देते हैं। डिटेल में ज्यादातर बायो वाले बच्चों को डिटेल उनका पढ़ा होगा, अपने को सिर्फ इतना ही करना है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोटीन को क्लासिफाई करेंगे 2 तरह से, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, एक होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन किसे बोलते हैं? When the polypeptide chains run parallel and held together by hydrogen and disulfide bond. आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन है, कैसे जुड़ी हुई है? कैसे जुड़ी हुई है बताओ? हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से। कैसे जुड़ी है? हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपस में इस तरह से देखो, सारी की सारी लंबी 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 है ऐसे, उसे बोला ना पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर रन पैरेलल है आपस में, और एक दूसरे से हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ा हुआ, देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सच प्रोटीन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। पानी में कैसे होता है ये? इनसोल्यूबल होता है। कॉमन एग्जाम्पल कैरेटीन है, मायोसिन है। कैरेटीन कहाँ प्रेजेंट होता है? हेयर और वूल में। मायोसिन मसल्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट है तुम्हारा ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन किसे बोलते हैं? दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव स्फेरिकल शेप। ये कब बनता है? जब पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ी है और क्या बन जाएंगी? एक स्फेरिकल शेप बन जाएंगी। दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में कैसे होती हैं? सॉल्युबल होती हैं। इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन आर द एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। इंसुलिन और एल्ब्यूमिन किसके एग्जाम्पल है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जाम्पल है। समझ में आ गई? और पहले कैरेटीन और मायोसिन किसके एग्जाम्पल थे? कैरेटीन, बाल कभी पानी में घुलते हैं क्या? नहीं। नेल्स कभी पानी में घुलते हैं? नहीं। मायोसिन में आ जाते हैं। हेयर, सिल्क, वूल, मायोसिन में मसल्स आ जाती हैं, पानी में घुलती थोड़ी है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे कैसी हैं? फाइब्रस। ग्लोबुलर प्रोटीन में कौन आ जाता है? इंसुलिन और एल्ब्यूमिन ग्लोबुलर प्रोटीन में आता है, दे आर वाटर सॉल्युबल। अब स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द प्रोटीन आर स्टडीड एट 4 लेवल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। 4 तरह से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे होता है? प्रोटीन्स में हैव 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। ईच पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन हैज अमीनो एसिड linked to each other in a specific sequence, and in this sequence amino acid said to be primary protein. मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा है? प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से सिंपल सीक्वेंस में अरेंज है। सीक्वेंस में अरेंज होगी तो क्या बना रहेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, सिंपल सा है। एनी चेंज इन द लाइन, ध्यान रखो, कोई भी अगर चेंज करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में, यानी कि अगर मैंने स्ट्रक्चर सीक्वेंस, अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदल दिया। एक बात बताओ, पहले मैंने एलानिन और ग्लाइसिन को जोड़ा तो कुछ बन गया, अब मैंने ग्लाइसिन और वेलिन को जोड़ दिया, वेलिन और आइसोल्यूसिन को जोड़ दिया, तो जब अमीनो एसिड ही बदल गए तो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर ही तो मिलेगा ना। मतलब एक मेरी बात को ध्यान से सुनो, ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और वेलिन का मैंने NH2 ग्रुप ले लिया, तो क्या बन गया? ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब मैंने उल्टा कर दिया, ग्लाइसिन वाले का NH2 ले लिया और एलानिन वाले का कार्बोक्सिलिक ले लिया, तो डिफरेंट प्रोटीन आएगा ना। अब मैं एक का कार्बोक्सिलिक, एक का NH2 उठाऊं, अगली बार मैंने ग्लाइसिन का NH2 उठा लिया और वेलिन का कार्बोक्सिलिक, तो प्रोटीन की सीक्वेंस बदल जाएगी। ठीक है, तो वही कह रहा है वो, क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का कैसा होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का रेफर टू द शेप इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एग्जिस्ट करती है। दे आर फाउंड टू बी एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। कौन सा है? अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। ध्यान से यहाँ पे देखेंगे,
बुक में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर देख रहे हो, हेलिकल है बेटा। इधर सुनो मेरी बात, ऐसे 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 कॉइल बनी हुई है ना, ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स हैं। आपको दिखा नहीं रखे यहाँ पे, आपको हिंट दे के दिखा रखे हैं। देखो अमीनो एसिड में CONH 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 बॉन्ड है, पूरा पूरा नहीं दिखा रखा ना, क्योंकि हम लोग बायो के बच्चे नहीं है कि हम लोग तो डिटेल में पढ़े। अपने को ये पढ़ना है बस ऐसे हेलिकल फॉर्म है और सारे अमीनो एसिड आपस में CONH 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 पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे लिख रखा है द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द शेप इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट। They are found to be existing two different type of structure, alpha helix and beta plated structure. These structure arise due to regular folding of backbone of polypeptide chain due to hydrogen bonding between CO and NH group of peptide bond. आपस में कैसे जुड़े हुए हैं CO और NH से। Alpha helix is one of the most common way in which polypeptide chain forms all possible hydrogen bond by twisting right hand screw with the NH of one amino acid and hydrogen bond with CO of another amino acid। क्या बोल रहा है ये, कैसे कह रहा है, देखो ध्यान सुनो। हेलिकल देखो, हेलिक्स ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे बना हुआ है ना घूम घूम के बोल, तो एक का CO एक का NH, एक का CO एक का NH, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल एक अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप जुड़ के CONH की पेप्टाइड लिंकेज जुड़ी हुई है। ठीक है, इन बीटा स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है नीचे, दिख रहा है, देखो डायग्राम में देखो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बुक्स में आपको। देखो कितनी सारी, देखो ऐसे 3 लाइनें बना रखी है, एक लाइन, दूसरी, तीसरी, ऐसे तो बहुत होंगी। अपनी बॉडी में प्रोटीन्स ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब एक लाइन में जो अमीनो एसिड है वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, CONH पेप्टाइड लिंकेज से। दूसरी लाइन में अमीनो एसिड कैसे जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड लिंकेज से। देख लो मुझे यहाँ पे देखो, देखो अब आपस में देखो, मेरे को इसको बनाने का कोई फायदा तो है नहीं, अपने को इतना ही समझना है। एक लाइन में पेप्टाइड, दूसरी लाइन में पेप्टाइड आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। देखो स्ट्रक्चर आपके सामने है, दिख रहा है, एक लाइन में पेप्टाइड लिंकेज है, दूसरी लाइन में भी है, तीसरी लाइन में भी है, और आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से। दिख गया क्या, बोलो जी, कोई दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लिख रखा है, इन बीटा स्ट्रक्चर ऑल द पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच्ड आउट टू मैक्सिमम एक्सटेंशन and then laid by side which are held together by intermolecular hydrogen bond. The structure resembles the plated folds of drapery and therefore is known as beta plated sheet. Beta plated sheets बोल देते हैं इसको, यानी कि सारी की सारी अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं पेप्टाइड लिंकेज से, और जो चेन्स है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई है। इससे ज्यादा डिटेल तो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि अपने काम का नहीं है, हम नॉन मेडिकल वाले हैं, मेडिकल वाले बच्चों को डिटेल में पता होगा, अपने को फायदा ही नहीं है करने का, क्या करेंगे आप, है ना। ना हमारे में आगे पूछा जाएगा, अपने लिए पेपर में एक क्वेश्चन है ना, इतने में हो जाएगा, एनसीईआरटी से ज्यादा करना ही नहीं अपने को। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या करना है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिजेंबल्स द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की और फोल्डिंग मार दो। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की और फोल्डिंग मार देंगे तो क्या बन जाएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर। कैसा बन जाएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। इट गिव राइज टू टू ये नोट करो पॉइंट, टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स, दो मॉलिक्यूलर शेप्स आती हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, द मेन फोर्स विच स्टेबलाइज द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को कौन कौन सी फोर्सेस स्टेबलाइज करती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वॉन डेर वाल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा है कि ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो स्टेबलाइज करती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड लिंकेज है, वॉन डेर वाल फोर्सेस है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर है, ठीक है। क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या कहता है, सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर रेफर्ड टू एज सब यूनिट्स। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वाटनरी स्ट्रक्चर। एक बार पेज पलट के तो देखो कितना सारे तुम्हें हेलिकल, कितना कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर क्वाटनरी दिख जाएगा। सारी शेप्स उसने बना रखी हैं, प्राइमरी में सीधा सीधा अटैच था, सेकेंडरी में थोड़ा हेलिकल फॉर्म में हो गया, टर्शियरी में और फोल्डिंग हो गई, क्वाटनरी में तो और ही ज्यादा फोल्डिंग हो गई है। और ये तुम्हें दिख ऐसे रहा है, डॉट 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 लगा रखे हैं, एक्चुअल में ये सारे अमीनो एसिड्स हैं जो पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े हुए हैं। क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत।
इसके आगे पढ़ेंगे कल डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से। 2 दिन का टॉपिक रह गया, खत्म हो जाएगा। आप इसको पढ़कर आएंगे और अभी बैठो और इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करो। रिकॉर्डिंग बंद कर देना।